हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 6 to 8 में सोशल साइंस के लिए सॉल्व्ड पेपर और प्रैक्टिस बुक को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 3 के री एग्ज़ाम, टीआरई 3 के कैंसल्ड एग्ज़ाम और टीआरई 2 के सभी क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड के साथ सॉल्यूशन दिया हुआ है और साथ ही में 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पेपर को कैंसिल कर दिया गया था उसके क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आदर्श संविधान के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एक आदर्श संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। संविधान बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। एक आदर्श संविधान यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। ये तीनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक अस्थायी संवैधानिक निकाय। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के लिए मतदाता सूची तैयार कराने और चुनाव के संचालन का अध्यक्ष निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार स्वतंत्र निर्वाचन आयोग को देता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। अगला प्रश्न है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संघवाद सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता के विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है।
संघवाद सरकार की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति का विभाजन केंद्रीय सत्ता व विभिन्न घटक इकाइयों के बीच होता है। भारत के संविधान में दो तरह की सरकारों की बात मानी जाती है। एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए जिसे संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार कहते हैं, और दूसरी प्रत्येक प्रांतीय इकाई या राज्य के लिए जिसे राज्य सरकार कहते हैं। शक्ति के विभाजन के लिए तीन प्रकार की सूचियां होती हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में। सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया। इसने आगे चलकर वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार अधिनियम का रूप ले लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सन 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मणिपुर। मणिपुर राज्य अक्टूबर 1949 में भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी एवज में उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी। जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। अगला प्रश्न है, संसद का कार्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। सरकार के प्रत्येक पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वर्तमान में संघीय सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। इसमें रक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध और शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार, वायु सेवा, बंदरगाह, विदेश व्यापार और मुद्रा शामिल हैं। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1992 में। सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संसदीय लोकतंत्र एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें विधायी और कार्यकारी शक्तियों का नियंत्रण एक प्रतिनिधि निकाय के पास होता है। इस निकाय का गठन चुनावों के माध्यम से होता है। चुनावों में देश की वयस्क जनता से स्वतंत्र एवं समान तरीके से भाग लेने की उम्मीद की जाती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति या सम्राट की भूमिका मुख्य तौर पर औपचारिक होती है तथा प्रधानमंत्री कैबिनेट के साथ मिलकर प्रभावी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटेन, इटली तथा बेल्जियम में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का धर्म संकट है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व। निजी संपत्ति अथवा सामाजिक स्वामित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए धर्म संकट उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यदि सब कुछ समाज के अधीन हो जाए तो इससे स्वतंत्रता का हनन होगा, तथा यदि सब कुछ निजी स्वामित्व में चला जाए तो असमानता उत्पन्न हो जाएगी। दोनों ही स्थितियां लोकतंत्र के लिए हानिकारक हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की अवधारणा में इतनी अधिक अस्पष्टता के लिए किसको मूल कारण माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र एक बहुआयामी अवधारणा है। लोकतंत्र की परिभाषा सरकार के उस स्वरूप से जुड़ी है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लोकतंत्र की अवधारणा में अस्पष्टता इसके विवादित उद्भव अथवा सार्वभौमिकता के कारण देखने को मिलती है। लोकतंत्र की अवधारणा का उद्भव प्राचीन यूनान तथा भारत के प्राचीन गणतंत्रों में 2000 वर्ष से भी अधिक पहले से देखने को मिलता है। वर्तमान में लोकतंत्र का विभिन्न स्वरूप विद्वानों के मध्य चर्चा का विषय है। अगला प्रश्न है, समसामयिक काल में किस देश को लोकतंत्र की जननी माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका को। अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा संविधान आधुनिक लोकतंत्र के लिए दुनिया की पहली औपचारिक रूपरेखा है। यह एक निर्वाचित सरकार की व्यवस्था करता है तथा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार प्रदान करने के साथ ही अमेरिका ने विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि प्राप्त की। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने स्वतंत्रता की लोकतंत्र से रक्षा करने की आवश्यकता महसूस की? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जे.एस. मिल ने। जे.एस. मिल का मानना था कि लोकतांत्रिक समाजों को स्वतंत्रता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उनके अनुसार इससे राजनीतिक और सामाजिक संस्थान राष्ट्रीय चरित्र को आकार दे सकते हैं। मिल के मुताबिक अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करते हैं तो इससे लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह समाधान दिया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कानूनी रूप से बाध्यकारी सुरक्षा होनी चाहिए और यह बाध्यता केवल आत्मसंरक्षण के मामले में होगी, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को यदि अधिकतम कर दिया जाए तो हमेशा नहीं बल्कि कभी-कभी सामाजिक सुरक्षा में कमी आ सकती है। अगला प्रश्न है, हमें लोकतंत्र की क्यों आवश्यकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जो लोगों का लोगों द्वारा तथा लोगों के लिए है। लोकतंत्र में सरकार को जनमत की आवश्यकताओं और इच्छाओं का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। लोकतंत्र निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। यह लोगों को सशक्त बनाता है। लोकतंत्र नागरिकों को सामाजिक व राजनीतिक समानता प्रदान करता है। लोकतंत्र सरकार को जनमत के निर्णयों का सम्मान करने की जिम्मेदारी देता है। लोकतंत्र कानून और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। यह निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है और नागरिकों की गरिमा में भी सुधार करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। भारतीय सिविल सेवक श्री सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिन्होंने 1951 से लेकर 52 और 1957 के आम चुनावों की निगरानी की। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वे सूडान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने, उत्पादन बढ़ने और समुदाय के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से की गई थी। अतः यह एक सरकारी संस्था है जो लोकतंत्र के लिए कोई आवश्यक शर्त नहीं है। चुनाव आयोग निष्पक्ष मीडिया और न्यायपालिका आदि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आधार स्तंभों में शुमार हैं। अगला प्रश्न है,
लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार क्यों चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र में अधिकार एक गारंटी का काम करते हैं। लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता कुछ वजहों से है। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए, सरकार की ज्यादतियों से सुरक्षा के लिए, प्रत्येक नागरिक को अधिकतम सीमा तक अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अल्पसंख्यकों को समान व्यवहार और बहुसंख्यकों में कोई खतरा नहीं होने की गारंटी के लिए, जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना नागरिकों को समान अधिकारों की गारंटी देने के लिए। ये दोनों ही कथन सही है। अगला प्रश्न है, किसी देश में लोकतांत्रिक अधिकारों का बुनियादी लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसी राष्ट्र में लोकतांत्रिक अधिकारों के बुनियादी लक्षण को संवैधानिक गारंटी तथा न्यायिक संरक्षण के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में मिलता है। संविधान अनुच्छेद 32 के तहत इस बात की गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा तथा इन प्रावधानों का संरक्षण न्यायपालिका के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकतांत्रिक अधिकार नागरिकों को दी जाने वाली बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। इसमें मतदान करने, अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने और जानकारी हासिल करने का अधिकार आदि शामिल हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों से सरकार में व्यक्तिगत भागीदारी व प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। ये अधिकतर समानता, न्याय और कानून के शासन को बढ़ावा देते हैं। भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार, समता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा संबंधी तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता की साझेदारी की प्रथा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया पर दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली वंशवादी तानाशाही में से एक का शासन रहा है। किम परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारी दमन और संरक्षण की एक प्रणाली का उपयोग करते हुए अभिजात वर्ग एवं सेना के समर्थन से पूर्ण अधिकार के साथ शासन किया है। वर्तमान में सभी अधिकार सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के पास है। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में बहुसंख्या लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डच। बेल्जियम की 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा डच है। इसके बाद फ्रेंच और जर्मन का स्थान आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ कई गैर आधिकारिक अल्पसंख्यक भाषाएं एवं बोलियां भी बोली जाती हैं, परंतु बेल्जियम के अधिकांश लोग द्विभाषी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष स्तर पर सत्ता में साझेदारी की सबसे सबल शक्ति व्यवस्था विद्यमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए एक आवश्यकता के रूप में देखी गई है। कनाडा की संघीय प्रणाली के तहत सरकार की शक्तियों को संघीय स्तर और 10 प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित किया गया है। कनाडा की शासन प्रणाली ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित है तथा यूके के सम्राट चार्ल्स तृतीय कनाडा के राष्ट्र प्रमुख हैं। यहाँ की संघीय संसद सम्राट एवं दोनों संसदों से मिलकर बनी है, जो विधायी एवं कार्यकारी शक्तियों का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई भी जन आंदोलन नहीं हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया। बोलीविया में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए कोई जन आंदोलन नहीं हुआ। बोलीविया एक ऐसा लोकतंत्र है जहां नियोजित रूप से विश्वसनीय चुनाव होते रहे हैं। हालांकि 2019 में विवादित आम चुनावों के बाद यहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भड़क उठी थी, परंतु 2020 में विरोध हुए नए आम चुनाव तथा 2021 में निष्पक्ष एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय चुनावों के परिणामों को हितधारकों ने स्वीकार कर लिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में फेड कोर नामक एक लोकहित समूह सक्रिय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बोलीविया में। फेड कोर बोलीविया का एक संगठन है। यह संगठन पानी के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाला संगठन है, जिसका गठन वर्ष 1997 में हुआ था। इस संगठन में स्थानीय पेशेवर इंजीनियर, पर्यावरणविद शामिल थे, जिन्हें किसानों के महासंघ, फैक्ट्री कर्मचारी संघ और छात्रों का समर्थन प्राप्त था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की उपलब्धियां क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लोकतंत्र लोगों के बीच एक दूसरे के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के प्रति सम्मान का भाव विकसित करता है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें निर्वाचित एवं उत्तरदायी सरकार, लोक कल्याण की भावना, नागरिक स्वतंत्रताएं, अवसर की समानता, निष्पक्ष न्यायालय तथा कानून का शासन आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के अतिरिक्त संसार में हर जगह तानाशाही के स्थान पर लोकतंत्र को पसंद किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त विकल्पों में प्रत्येक देश आधिकारिक रूप से एक लोकतंत्र है। हालांकि श्रीलंका और पाकिस्तान का लोकतंत्र एक बुरे दौर से गुजर रहा है, फिर भी इन्हें उत्तर कोरिया तथा कजाकिस्तान जैसे तानाशाही देशों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का एक आर्थिक फल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सबके लिए शिक्षा। लोकतंत्र में लोगों द्वारा अपेक्षा की जाती है कि सरकार उनके हित के लिए काम करेगी। लोकतंत्र का आर्थिक विकास पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, हालांकि इसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव हैं जो विकास में योगदान करते हैं। लोकतंत्र उच्च मानव पूंजी संचय, कम मुद्रास्फीति, कम राजनीतिक अस्थिरता तथा उच्च आर्थिक स्वतंत्रता जैसे पहलुओं से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दुनिया के कुछ देश लोकतंत्र की मूलभूत चुनौती का सामना कर रहे हैं। इसमें गैर लोकतांत्रिक शासन को हटाना, सरकार को नियंत्रित करने और एक संप्रभु एवं कार्यात्मक राज्य स्थापित करने से सेना को दूर रखना शामिल है। पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों में लोकतंत्र की नींव खतरे में दिखाई पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र का गहरापन अब एक चुनौती नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। ब्रिटेन की राजनीतिक संरचना एक संवैधानिक राजतंत्र और एकात्मक राज्य के सिद्धांतों पर आधारित है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट, आधिकारिक राष्ट्र प्रमुख तथा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री वास्तविक शासन प्रमुख होते हैं। वर्तमान में ब्रिटेन विश्व के सबसे परिपक्व लोकतंत्रों में गिना जाता है, अतः लोकतंत्र का गहरापन ब्रिटेन के लिए चुनौती नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। समकालीन विश्व में लोकतंत्र शासन का एक प्रमुख रूप है। लोकतंत्र में जितनी सारी संभावनाएं हैं, दुनिया में कहीं भी उन सबका लाभ नहीं उठाया गया है। भारत में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों में निरक्षरता, गरीबी, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, जातिवाद और सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति का आपराधिकरण, हिंसक प्रदर्शन आदि देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की राज्यव्यवस्था का लोकतांत्रिक केंद्रवाद एक विशेषता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साम्यवादी। लोकतांत्रिक केंद्रवाद साम्यवादी राज्यव्यवस्था वाले देशों की विशेषता है। यह साम्यवादी पार्टियों का संगठनात्मक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सर्वहारा वर्ग की तानाशाही तक पहुंचना है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का अर्थ यह है कि मतदान प्रक्रियाओं से लिए गए फैसले राजनीतिक दल के सभी सदस्यों पर लागू होते हैं। प्रमुख साम्यवादी देश रूस, चीन तथा क्यूबा आदि हैं।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रीलंका के एक लोकतांत्रिक नेता नहीं थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। श्रीलंका का आधिकारिक नाम श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य है। यह दक्षिण एशिया में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसने 1978 में लोकतंत्र को अपनाया था। श्री माओ भंडार नायके, रानिल विक्रमसिंघे और महिंदा राजपक्षे, ये तीनों ही श्रीलंका के लोकतांत्रिक नेता थे। अगला प्रश्न है, किसने यह तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन ने तर्क दिया कि लोकतंत्र, पूंजीवाद और उदारवाद सभी एक ही चीज के वैकल्पिक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, शक्ति का पृथक्करण। शक्ति का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के तीनों स्तंभों में एक दूसरे का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान सभा में अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान को आधिकारिक रूप से संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकार माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संसद। संसद ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का सर्वोच्च प्राधिकरण माना जाता है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद के बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि वह पुरुषों को स्त्री व स्त्री को पुरुषों बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेल्जियम। सामुदायिक सरकार बेल्जियम में सत्ता में साझेदारी का एक प्रकार है। शक्ति को विभिन्न समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है जो विभिन्न धार्मिक और भाषाई समूहों की तरह सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस प्रकार की सत्ता साझेदारी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोगों का शासन। लोकतंत्र का तात्पर्य जनता का शासन से है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा को इस प्रकार दोहराया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टीआरई 2 के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।